इंसान को दुनिया की तमाम दौलत ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी उसका शौक कभी पूरा नहीं हो पाता है। आज की कहानी में एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से दो लोगों की मौत ही नहीं हो जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक थाना पड़ता है मुंडिया। बात कर रहा हूँ मैं 7 मई की सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास की। दरअसल इसी मुंडिया थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं गुरु तेग बहादुर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। दरअसल मेरी कॉलोनी के एक घर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। आप लोग जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि एक घर के बाहर काफ़ी लोग मौजूद हैं और एक महिला जोर जोर से रो रही है। पुलिस जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, और जब सेकेंड फ्लोर पर जाती है तो देखती है कि सेकेंड फ्लोर पर भी एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। दरअसल मरने वाले दोनों व्यक्तियों की उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास है। पुलिस जब डेड बॉडी चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों को एक एक गोली मारी गई है। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो सेकेंड फ्लोर के जिस कमरे में डेड बॉडी पड़ा था वहां पर 4 शराब की बोतल और 4 गिलास भी पड़ा था, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि इन दोनों की हत्या जिसने भी किया है जरूर इनका कोई जानने वाला होगा। पुलिस डेड बॉडी के बारे में जब उस महिला से पूछताछ करती है तो महिला रोते हुए पुलिस को जवाब देती है कि साहब, मेरा नाम प्रीति है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति विजय कुमार है, और सेकेंड फ्लोर पर जो डेड बॉडी पड़ा है वो मेरे पति का दोस्त राकेश कुमार है। पुलिस जब इस बारे में प्रीति से पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया है, इस पर प्रीति पुलिस को जवाब देती है कि साहब, मेरे घर के अंदर 2 लोग आए थे। दरअसल वो दोनों ही मेरे पति के दोस्त हैं, लेकिन मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। प्रीति पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा पति और उसका दोस्त मेहनत मजदूरी का काम करते थे और मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। दरअसल कल हमारी छुट्टी थी। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास मेरे पति ने मुझसे बोला कि तुम अपनी सहेली के घर चली जाओ, क्योंकि मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। 4 बजे के आसपास जब मैं अपने घर से बाहर निकली, मेरा पति और उसका दोस्त भी मेरे साथ ही बाहर निकले और चौराहे जाकर अपने दोनों दोस्तों को लेकर वापस घर पर आ गए। लेकिन शाम के लगभग 7 बजे के आसपास जब मैं वापस घर आई तो देखा कि चारों ऊपर के कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे और साथ में शराब भी पी रहे थे। जब मैं उस कमरे में गई तो मैंने अपने पति के दोस्तों को पहली बार देखा। मेरे पति ने मुझसे बोला कि तुम खाने की तैयारी करो, मेरे दोस्त आज रात को यहीं ठहरेंगे। रात के लगभग 11 बजे के आसपास सब के सब एक साथ ही खाना खाए। खाना खाने के बाद मैं और मेरे पति ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सो गए और ये तीनों सेकेंड फ्लोर के कमरे में सोए। लेकिन रात के 12 बजे उनमें से एक दोस्त आकर दरवाजा खटखटाने लगा। जब मैं दरवाजा खोली वो सीधे मेरे कमरे में घुस आया। तब तक मेरे पति भी जाग चुके थे। न जाने उसने मेरे पति से ऐसा क्या इशारा किया कि मेरे पति ने फिर से मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करना है। जब मैं कमरे से बाहर निकली उसके लगभग 1 घंटे के बाद मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दिया। मैं भागकर अपने कमरे में आई तो देखा कि बेड पर मेरे पति का डेड बॉडी पड़ा हुआ
हुआ है। अभी मैं अपने पति की डेड बॉडी देख ही रही थी कि तभी मुझे सेकंड फ्लोर पर दूसरी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दिया। जब मैं सेकंड फ्लोर पर गई तो देखा कि मेरे पति के दोस्त राकेश की भी हत्या कर दिए थे और उनके हाथ में एक रिवॉल्वर भी था। लेकिन जब उन दोनों ने मुझे अपने सामने देखा, उसी पिस्टल को दिखाकर मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश किया तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। उसके बाद वो दोनों नीचे आए और मेरे ही पति का बाइक लेकर मौके से भाग गए। उसके बाद जब मैं चीखने चिल्लाने लगी, मेरी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। प्रीति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, इसे सुनकर पुलिस को भी काफ़ी अजीब सा लगता है। दरअसल पुलिस को लगता है कि प्रीति झूठ बोल रही है, इसीलिए पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। तो पड़ोसी भी पुलिस को जवाब देते हैं कि हाँ साहब, हमने भी 2 गोली चलने की आवाज़ सुना था, उसके बाद बाइक का भी आवाज़ आया था। लेकिन जब हम लोग अपने घर से बाहर निकले तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस सबसे पहले दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और प्रीति की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन अपराधियों के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन पुलिस को एक बात काफ़ी अजीब सा लगता है कि पुलिस जब प्रीति के घर पर जाती है तो देखती है कि घर के अंदर तमाम तरह के ऐशो आराम का सामान मौजूद था, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि विजय मेहनत मजदूरी का काम करता था, तो फिर उसने इतने महंगे सामान कैसे खरीद लिया। दरअसल पुलिस भरोसा ही नहीं करती है कि विजय मेहनत मजदूरी करके इतने बेहतर तरीके से अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा था। इसीलिए पुलिस विजय के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो पड़ोसी पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ साहब, विजय मेहनत मजदूरी का ही काम करता था। लेकिन पुलिस पड़ोसियों की बातों पर भरोसा नहीं करती है, बल्कि सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। अगले दिन एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, विजय मेहनत मजदूरी का काम तो करता था, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। दरअसल विजय एक गिरोह से जुड़ा हुआ था, जिसमें अपने दोस्त के साथ लूट को अंजाम देता था। खबरी जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस भी सोचती है कि शायद विजय और उसके दोस्त की हत्या उसके साथियों ने ही किया होगा। इसीलिए पुलिस फिर से प्रीति के घर पर जाती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन प्रीति पुलिस को एक ही जवाब देती है कि साहब, मेरे पति के जो दोनों दोस्त घर पर आए थे, मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस जब प्रीति से उसके पति की सारी सच्चाई बताती है, प्रीति इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होती है। काफ़ी छानबीन करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो भी अपराधी विजय के घर पर आए थे, उन्होंने विजय और उसके दोस्त की ही हत्या क्यों किया, उसकी पत्नी की हत्या क्यों नहीं किया। दरअसल पुलिस जब प्रीति के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि प्रीति का उसके पति के साथ आए दिन हर रोज झगड़ा तकरार हो रहा था। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, उसके बाद पुलिस प्रीति को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर प्रीति को लेडी कांस्टेबल के हवाले कर देती है। लेडी कांस्टेबल जब प्रीति की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करती है, आखिरकार प्रीति मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन प्रीति जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी काफी देर तक प्रीति की तरफ देखती ही रह जाती है। दरअसल प्रीति मूल रूप से हरियाणा के करनाल शहर की रहने वाली है। प्रीति के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है जोगा सिंह। दरअसल प्रीति और उसके भाई का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसीलिए अपनी पढ़ाई
पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करने लगते हैं। हालांकि भाई और बहन जब इस रास्ते पर चलते हैं, इस बात की जानकारी प्रीति के माता पिता को भी मालूम चल जाता है। प्रीति के माता पिता अपने दोनों बच्चों को सही रास्ते पर लाने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। दरअसल प्रीति और उसका भाई लोगों को लूटते ही नहीं है, बल्कि एक दिन जोगा सिंह के हाथों से एक व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है, जिसकी वजह से जोगा सिंह जेल चला जाता है। जोगा सिंह जब जेल चला जाता है तो उसकी पैरवी करने के लिए उसके माता पिता भी सामने नहीं आते हैं, बल्कि खुद प्रीति अपने भाई से मिलने के लिए अक्सर जेल में जाती है। प्रीति जब बार बार अपने भाई से मिलने जेल में जाती है तो एक दिन वहीं पर प्रीति की मुलाकात विजय से होती है। दरअसल विजय का दोस्त राकेश भी उसी जेल में था। विजय भी राकेश से मिलने जेल में आता रहता था। जब दोनों की पहली बार मुलाकात होती है, प्रीति पहली नज़र में ही विजय को पसंद कर लेती है। उसके बाद विजय जब प्रीति से पूछताछ करता है तो प्रीति अपनी सारी कहानी विजय से बता देती है कि मेरा भाई जोगा सिंह भी इसी जेल में बंद है। दरअसल विजय और राकेश एक गिरोह से जुड़े हुए थे, जिसके सरगना का नाम है सुरजीत सिंह। प्रीति जब अपनी पूरी कहानी बताती है, उसके बाद विजय प्रीति की मदद करने लगता है और उसके ऊपर काफी पैसा भी खर्च करता है, और आखिरकार अपनी तमाम कोशिश करने के बाद अपने दोस्त के साथ साथ प्रीति के भाई को भी बेल पर रिहा करवा देता है। जब जोगा सिंह जेल से बाहर आता है, उसके बाद प्रीति और विजय एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं, और जब बार बार दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन प्रीति बिना अपने भाई और घर वालों को बताए ही विजय के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। लेकिन प्रीति जब विजय से कोर्ट मैरिज कर लेती है, उसका भाई जोगा सिंह इसके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि जोगा विजय की हरकतों के बारे में बेहतर तरीके से जानता था। इधर विजय जब प्रीति से शादी कर लेता है, उसके बाद हरियाणा छोड़ देता है और पंजाब के लुधियाना आ जाता है, और यहाँ गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और अपने दोस्त राकेश को अपने साथ रखता है। दरअसल विजय हरियाणा इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल एनकाउंटर में मारा जाएगा, और प्रीति से इसलिए शादी करता है क्योंकि जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा तो महिला साथ में होने की वजह से आसानी से उसे कमरा मिल जाएगा। जब लुधियाना में आता है, उसके बाद अपनी पत्नी से सारी सच्चाई बता देता है। हालांकि प्रीति को जब अपने पति की सच्चाई मालूम चलता है, प्रीति भी इसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि विजय उसके तमाम शौक को पूरा करने लगता है। विजय जब लुधियाना में रहने लगता है, अपने दोस्त राकेश के साथ मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है, ताकि लोगों को उन दोनों के ऊपर शक न जाए। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त विजय जब अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके दोस्त राकेश के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, जिसे देखकर विजय के अंदर शक पैदा हो जाता है। दरअसल विजय को लगता है कि उसकी पत्नी का उसी के दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो प्रीति अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मेरा तुम्हारे दोस्त के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन विजय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और फिर इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। बात इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि कभी कभार विजय अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाने लगता है, जिसकी वजह से प्रीति भी अपने पति से नफरत करने लगती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन उसके गिरोह का मालिक सुरजीत भी अपने दोस्त सोनू डांगर के साथ विजय के घर पर पहुंचता है। सुरजीत विजय से कहता है
कि दरअसल पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ दिनों तक हम तुम्हारे घर पर रहें। जब विजय के घर पर रहने की बात कहता है, विजय दोनों को अपने घर में पनाह दे देता है। लेकिन सुरजीत जब कुछ दिनों तक विजय के घर पर रहता है और जब उसकी पत्नी प्रीति को देखता है तो प्रीति की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और एक दिन उसे लालच देते हुए कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि विजय तुम्हारे साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस गिरोह का मालिक हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विजय को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियाँ दूंगा। सुरजीत जब अपने दिल की बात प्रीति से कहता है, इधर प्रीति भी अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर चुकी थी कि आखिरकार सुरजीत की बातों में आ जाती है। दोनों एक साथ रहने का वादा तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि विजय के रहते हुए दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुरजीत चाहता तो प्रीति को अपने साथ भगाकर ले जा सकता था, लेकिन सुरजीत ये सोचने लगता है कि अगर प्रीति को अपने साथ लेकर जाएगा तो कहीं विजय उस पर हमला न कर दे। इसीलिए सुरजीत विजय को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और जब विजय को इस दुनिया से हटाने के लिए प्रीति से बातचीत करता है तो प्रीति भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल सुरजीत प्रीति को यह भी लालच देता है कि तुम्हारे भाई जोगा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिस पर तुम्हारा भी हक बनता है, लेकिन जोगा सारी प्रॉपर्टी पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है। जब तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर जोगा से भी बातचीत करेंगे। अगर उसने तुम्हारा हक दे दिया तो ठीक है, वरना तुम्हारे भाई को भी इस दुनिया से हटा देंगे। जब जोगा को भी इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, प्रीति इसके लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन सुरजीत अपने आगे के प्लान के बारे में प्रीति को नहीं बताता है। दरअसल सुरजीत सोचता है कि प्रीति से शादी करने के बाद जब उसके भाई की हत्या कर देगा और जब सारी प्रॉपर्टी प्रीति को मिल जाएगी, उसके बाद प्रीति को भी इस दुनिया से हटाकर सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा। सारा प्लान बनाने के बाद एक दिन सुरजीत अपने दोस्त सोनू के साथ वापस चला जाता है और जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन अपने षड्यंत्र के तहत विजय के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं और सोनू फिर से कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर आना चाहते हैं। जब दोबारा विजय के घर पर आने के लिए कहता है, विजय इसके लिए भी तैयार हो जाता है और जब 6 मई को सुरजीत और सोनू विजय के घर पर पहुंचते हैं, इससे पहले ही विजय अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी सहेली के पास चली जाओ क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातचीत करना है। प्रीति अपनी सहेली के घर तो चली जाती है, लेकिन शाम के लगभग 7 बजे के आसपास जब अपने घर पर आती है और जब अपने सामने सुरजीत और सोनू को देखती है, देखकर एकदम से खुश हो जाती है। दरअसल प्रीति को पूरा भरोसा हो जाता है कि सारा मामला आज ही साफ हो जाएगा। रात के लगभग 11 बजे के आसपास सबके सब एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद विजय अपनी पत्नी को लेकर ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सोने चला जाता है और उसके तीनों दोस्त ऊपर के कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन जब रात के 12 बजते हैं, सुरजीत अपने दोस्त सोनू के साथ नीचे उतर कर आता है और आकर दरवाजा खटखटाता है। इधर प्रीति जैसे ही दरवाजा खोलती है, उस वक्त विजय गहरी नींद में सो रहा होता है। सोते वक्त ही सुरजीत अपने पास से एक तमंचा निकालता है और उसी तमंचे से विजय के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से विजय की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद सोनू के साथ सेकंड फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि राकेश भी गहरी नींद में सो रहा है। सोते वक्त ही उसी तमंचे से राकेश के ऊपर भी एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से राकेश की भी मौत हो जाती है
उसके बाद दोनों काफी आराम से घर से बाहर निकलते हैं और विजय की बाइक लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। जब दोनों वहां से फरार हो जाते हैं उसके बाद प्रीति अपना नाटक शुरू करती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वाकई में प्रीति जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस प्रीति की तहरीर पर सुरजीत और उसके दोस्त सोनू को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। फिलहाल पुलिस ने प्रीति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और सुरजीत और सोनू की तलाश कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।